आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास हिंदी के 6 नंबर चैप्टर है बहादुर, जो की कहानी है, उसको पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हो गया है। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी आपको इससे आगे का समझ आएगा। और उस पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, हुआ था कि जब निर्मला को उसके पड़ोसियों ने बताया कि जो नौकर चाकर होता है उसे महीन खाना नहीं देना चाहिए, तो उसके बाद ये होता है कि निर्मला अपनी लिए रोटियां बना लेती है और बहादुर को बोलती है कि तू अपना रोटी खुद बना ले। तो वह है बहादुर जो कि बोलता है कि मैं नहीं बनाऊंगा, और उसके बाद वह चुपचाप एक कोने में जाकर और रोने लगता है। तो यहाँ तक हो गया था। उसके आगे की ओर इसमें देखेंगे, वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी को उसने खाना खा लिया। तो दोस्तों, यूँ हुआ कि जब बहादुर को बोला गया खुद से रोटी बनाने के लिए, तो वह रात में नहीं बनाया और ऐसे ही सो गया। और सुबह उठकर वह फिर से पहले के ही तरह हंसने मुस्कुराने लगा और अंगीठी जलाया और अपने लिए खुद रोटियां बनाया। और जब वह रोटी बनाया तो मोटी रोटी को देखकर वह अपने आप को हंसमुख महसूस कर रहा था और अपने रोटी को देखकर खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। दोस्तों, जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, और वह थी जो कि अब बहादुर को पीटने लगी थी। जिस तरह से वह एक छोटी सी भी गलती होती, कोई भी गड़बड़ी होती तो बहादुर को मारने लगती थी। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। दोस्तों देखिए, हुआ यूँ कि पहले से जो लेखक के बड़े लड़का थे किशोर, वो तो मार ही रहा था। और उसके बाद में लेखक के पत्नी ने भी उसको मारने लगा। तो अब उसके जो घर में बहादुर को मारने वाले 2 व्यक्ति हो गए। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी घर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह जाएगा तो लेता जाएगा। दोस्तों, जब बरसात बीत गई तो लेखक ने बहादुर की माँ के यहाँ चिट्ठी लिखकर भेजी कि जो उसका जो लड़का है बहादुर, वह मेरे यहाँ है, जो कि मज़े में रह रहा है, और उसकी तनख्वाह की जो रुपए है वह उसके पास भेजने के लिए, परंतु उधर से चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। तो फिर लेखक ने बोला कि उसका तनख्वाह के जो रुपया होगा वह मेरे यहाँ इसी तरह से जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता था। नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेखक की भी बात सुनिए, जो कि
इतना होने पर भी वो सोचते हैं कि जो नौकर चाकर है तो मार तो खाते ही रहते हैं। तो नौकर का एक यह हाल होता है दोस्तों। देखिए, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक बार जब रविवार की लेखक की पत्नी निर्मला थी, जिसकी एक रिश्तेदार आए, वह बीबी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाया। दोस्तों, जब जो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे, तो लेखक ने वक्ता जो कि बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। जब नाश्ता हो गया, उसके बाद अचानक से यह बात होती है कि वो रिश्तेदार आई थी, उसकी जो पत्नी थी वह नीचे फर्श के नीचे देखने लगी, इधर उधर देखने लगी और कागज की जो जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है न? लेखक पूछते हैं कि आपको ठीक याद है न? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। तो वह बोलती है कि हाँ, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूंट में बांधकर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी, कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। जब वह फर्श के नीचे इधर उधर देखते हैं, तो जो लेखक पूछते हैं कि क्या बात है, तो बताती है कि मैंने साड़ी के खूंट में 11 रुपये जो बांध के रखी थी, तो वह इसी चारपाई पे रखी और देखे मिल नहीं रहा है। रास्ते में है जो कि एक ढंग का दुकान नहीं मिला, नहीं तो उधर से ही जो कि मिठाई लेते आते। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब मैं तो कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए न, वह इधर आया था। कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। जब वह रिश्तेदार की पत्नी थी जो कि पूछी, बहादुर से पूछने के लिए कि उससे पूछिए, इधर आया था और फिर तेज़ी से यहाँ से चला गया। तो लेखक ने बताया कि अरे नहीं, वह है, ऐसा लड़का वह नहीं है। यू डू नॉट नो दिज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की और तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? फिर लेखक पूछे कि तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। लेखक कहते हैं कि सही बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर बहादुर बोलता है कि नहीं बाबूजी, यदि मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए ये रुपए रखे थे?
मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर बोलता है कि मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। जब इतनी बात हुई तो बहादुर का मुंह था जो कि बहुत काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इतना भी हुआ जब उसे लेखक ने एक तमाचा मारा, फिर भी बहादुर ने बोला कि मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। जो रिश्तेदार थे वह बहादुर को 2-3 बार दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे कि वह पुलिस को ही सौंपने जा रही, और फिर ले जाकर रुक जाते और फिर धीरे धीरे उससे पूछने लगते। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। जो रिश्तेदार बोलते हैं कि जो ये लोग हैं जो कि बड़े ही घाघ होते हैं, झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा यदि या ज़मीन में गाड़ दिया होगा। बोलते हैं कि यह सब भालू बंदर से थोड़े ही कम होते हैं। देखिए एक नौकर को किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। चाहिए इतना नुकसान, चलिए इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। ये सब घटना के बाद है जो कि बहादुर को अब बहुत ही परिवार में दुरदुराया जाने लगा। उसको बहुत ही काम करने के लिए उसे प्रेरित किया गया, परंतु वह भी काम में करने में लापरवाही करता था और उदासी से रहता था। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए थे, सारा घर जैसे काट रहा था। जब लेखक ने दफ्तर से आए तो देखे कि जो उसकी पत्नी है निर्मला वो आंगन में बैठी हुई है और उसके लड़के वहाँ पे नहीं है, अभी तक अंगीठी नहीं जली है और सारा जो आंगन है बर्तन है वह गंदे पड़े हुए हैं। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से टूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत
में आराम ही नहीं। कुछ ले गया यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उठाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। अब निर्मला बताती है कि यदि वह बोलता तो मैं उसे ऐसे थोड़े जाने देता। उसको खूब अच्छी तरह से पहना उठाकर भेजती और उसके जो तनख्वाह के रुपए थे वो भी साथ में देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये। तो अब लेखक पूछते हैं कि और वो 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है, झूठ है। मैं तो पहले से ही जानती थी वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। इतना बात होने पे लेखक पूछते हैं कि और वो 11 रुपये। तो निर्मला बताती है कि वो लोग हैं जो कि अपने पर गलती, अपने प्रपंच को छुपाने के लिए बहादुर पर यह इल्ज़ाम लगाया है। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौर रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वो। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। इतना कुछ होने के बाद जो निर्मला थी वो आंखों पर आंचल को रख ली और रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया और लेखक को बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे, यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है, बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता। अब लेखक सोचते हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसकी बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। अब लेखक गए और उसके जो शर्ट के जेब में से हाथ लगाकर सामान को निकालने लगे। तो फिर वही गोलियां, पुरानी ताश की जो गड्डी थी, खूबसूरत पत्थर और ब्लेड, कागज़ की नावें। तो आई होप कि यह कहानी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी नीचे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।